Hello friends, this is Mohit Kumar. Today we'll continue our remaining chapter. So let's start with the topic Human Development Index in India. तो इस टॉपिक को हम थोड़ा बहुत पहले भी डिस्कस कर चुके हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इन इंडिया में, और अब ये है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इन इंडिया। तो इसका फर्स्ट पॉइंट जो है, इन इंडिया द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया कैलकुलेटेड द HDI बाय टेकिंग स्टेट्स एंड यूटीज़ एज द यूनिट ऑफ एनालिसिस। तो हम पहले ही बता चुका हूँ कि भारत में जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है वो प्लानिंग कमीशन निकालता है, जो कि अभी जो है प्रेजेंट में नीति आयोग है। तो वो हमारे स्टेट्स एंड यूटीज़ की जो है यूनिट ऑफ एनालिसिस जो है हमारा स्टेट्स है, तो उन्हीं की रैंकिंग जो है जारी करता है हमारा प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया। आगे है, इंडिया हैज़ बीन प्लेस्ड अमंग द कंट्रीज शोइंग मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट। तो इंडिया उन कंट्रीज़ में आता है जो मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट के ग्रुप में आते हैं कहीं ना कहीं। और आगे देखते हैं, इन इंडिया केरला विद द कंपोजिट इंडेक्स वैल्यू ऑफ 0.790 इज़ प्लेस्ड एट द टॉप रैंक, फॉलोड बाय दिल्ली, HP, हिमाचल प्रदेश, गोवा एंड पंजाब। तो भारत में सबसे जो टॉप में आता है अगर रैंकिंग के मामले में देखें तो केरला सबसे टॉप पर है, उसके बाद जो है दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और गोवा या पंजाब का नाम आता है। As expected, states like Bihar, Odisha and Chhattisgarh are the bottom among the 23 major states in India. तो जितना भी स्टेट्स के ऊपर ये जो है हमारा जो रैंकिंग जारी की गई थी, उसमें जो है बिहार, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ जो है वो मतलब लोएस्ट में आते हैं, बिल्कुल बॉटम में आते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट रैंकिंग के अकॉर्डिंग। तो अब ये जो है रीज़न क्या है इसका हाई एंड लो HDI स्कोर इन सम स्टेट्स ऑफ इंडिया। तो इसका क्या रीज़न हो सकता है, हमने लास्ट बुक में जो है अच्छे से इसको डिस्कस कर लिया था, लेकिन वहाँ पर्टिकुलरली इंडिया के बारे में हमने डिस्कस नहीं किया था। तो यहाँ हम इंडिया के बारे में बात करते हैं। देयर आर सेवरल सोशियो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड हिस्टोरिकल रीजन्स फॉर सच ए स्टेट ऑफ अफेयर। तो मतलब इसके लिए बहुत सारे फैक्टर होते हैं, हम पढ़ चुके हैं पहले। हिस्टोरिकल फैक्टर भी होते हैं, इकोनॉमिक फैक्टर, पॉलिटिकल फैक्टर, सोशल फैक्टर, ये सब फैक्टर हम पहले पढ़ चुके हैं अच्छे से। तो ये सब कारण होते हैं। केरला इज़, देखो अब भारत में जो मेजर कारण है मेनली एजुकेशन है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, तो वो मेजर कारण रहे हैं भारत में। तो केरला इज़ एबल टू रिकॉर्ड द हाइएस्ट वैल्यू इन द HDI लार्जली ड्यू टू इट्स इम्प्रेसिव परफॉर्मेंस इन अचीविंग नियर 100% लिटरेसी। तो केरला क्यों टॉप पर है, क्योंकि उसने बहुत अच्छा इम्प्रेसिव काम किया है एजुकेशन सेक्टर में। उसने बहुत अच्छी, मतलब उसकी जो लिटरेसी रेट है वो बहुत हाई है। ऑन द अदर हैंड द स्टेट्स लाइक बिहार, MP, उड़ीसा, असम एंड UP हैव ए वेरी लो लिटरेसी। तो दूसरी तरफ अगर हम बात करें बिहार की और उड़ीसा की, असम की, UP की, तो वहाँ पर बहुत लो लिटरेसी है, इसलिए वहाँ पर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में उनकी रैंकिंग भी बहुत नीचे है। अपार्ट फ्रॉम द एजुकेशनल अटेनमेंट्स, द लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट टू प्ले सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट्स ऑन HDI। तो एजुकेशन के अलावा भी जो है हमारा जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो भी बहुत महत्वपूर्ण अपना रोल निभाता है जो HDI को इम्पैक्ट करने में। Economically developed states like Maharashtra, Tamil Nadu, Punjab and Haryana have higher value of HDI as compared to states like Chhattisgarh, Bihar, MP etc. तो जो हमारी डेवलप स्टेट्स हैं, अगर हम एग्जांपल में देखें इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, अगर एग्जांपल देखें तो जैसे महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है, पंजाब है, हरियाणा है, यहाँ पर HDI की जो वैल्यू है वो हाई है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट अच्छा हुआ है। जबकि जो बिहार, छत्तीसगढ़ और MP जैसे स्टेट्स हैं वहाँ पर जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट इतने अच्छे से नहीं हुआ है, इसलिए वहाँ पर HDI जो स्कोर है उनका वो कम रहा है। रीजनल डिस्टॉर्शन एंड सोशल डिस्पैरिटीज़ ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड continue to play an important role in the Indian economy, polity and society। तो देखिए जो रीजनल डिस्टॉर्शन रहा था एक किस्म से, कुछ एरियाज़ का उन्होंने ज़्यादा डेवलपमेंट किया था, कुछ का नहीं किया था। कुछ सोशल डिस्पैरिटीज़, मतलब कुछ जो सोसाइटीज़ हैं उनका अच्छा डेवलपमेंट हुआ था, कुछ रिलीजन कास्ट का अच्छा डेवलपमेंट हुआ था।
जैसे क्रिश्चियंस का, लेकिन उनके अलावा जो बचे एरिया से उनका डेवलपमेंट अच्छा नहीं हुआ था। तो ये कुछ कारण रहे जो है, जो कॉलोनियल पीरियड में जो हुआ था, और वही उन्हीं का इम्पैक्ट हमको आज भी देखने को मिलता है भारतीय इकोनॉमी पर, क्योंकि उन्होंने जो जिन स्टेट्स को, जिन सिटीज़ को अच्छे से बसाया था, आज भी वो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड हैं, जबकि जिनको उन्होंने अच्छे से नहीं बसाया, जहाँ पे उन्होंने काम नहीं किया, वहाँ अभी भी हमको बहुत कमी देखने को मिलती है और उनकी रैंकिंग HDI में बहुत कम आती है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो ये था मेजर जो है, जो रीज़न है भारत में HDI हाई और लो के। तो ये आप अच्छे से कर लीजिएगा। और आगे बढ़ते हैं हम, जो मैं आज का जो हमारा टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक, वो है पॉपुलेशन, एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। देखो, इनके बैलेंस के ऊपर एक अच्छा क्वेश्चन बनता है कि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, आज के जो इश्यूज़ हैं कि पॉपुलेशन बहुत बढ़ रही है और एनवायरनमेंट का पॉल्यूशन होता जा रहा है, और डेवलपमेंट जो है, जो हम सोचते हैं डेवलपमेंट, वो डेवलपमेंट जनरली तो हो रहा है, लेकिन पर्टिकुलरली अगर हम बात करें ह्यूमन डेवलपमेंट की, तो वो कहीं ना कहीं पीछे छूट रहा है। तो ये एक पूरा इशू है इस बारे में, और इसके ऊपर बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, और ये बहुत डिटेल में दिया हुआ है आपकी बुक में, NCERT में ये, तो इसको अच्छे से समझेंगे हम। तो देखो, पहला तो एक क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, इस तरह से एक आपको लाइन दे सकते हैं, डेवलपमेंट इन जनरल, और मैंने कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन देखा है, तो डेवलपमेंट इन जनरल एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इन पर्टिकुलर इज़ कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट यूज्ड इन सोशल साइंस। तो देखो, ये सोशल साइंस के अंदर डेवलपमेंट को सामान्य रूप से, जनरल मतलब होता है कि एक बड़े स्केल पर, जबकि ह्यूमन डेवलपमेंट यानी कि उसको पर्टिकुलरली, यानी कि उसको अगर आम रूप से देखा, इंडिविजुअली देखा जाए तो एक कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट है कि भाई देखो, जहाँ तक देखा जाए तो कॉम्प्लेक्स क्यों है, आपको वैसे तो समझ आ चुका होगा क्योंकि हमने स्टार्टिंग में इसके बारे में पढ़ा है, उसके मैंने आपको 3 क्वेश्चन बताए थे, इस तरह से उसका आंसर दिया जा सकता है। तो ये उसी से कहीं ना कहीं मिलता जुलता है कि डेवलपमेंट हम समझते हैं कि जो मॉडर्नाइजेशन है, कंप्यूटराइजेशन है, और इंस्टीट्यूशनलाइजेशन है, इंडस्ट्रियलाइजेशन है, ये मॉडर्नाइजेशन, और यही क्या है, डेवलपमेंट है। क्या इससे एनवायरनमेंट ठीक रहेगा, क्या इससे सभी को फ़ायदा पहुंचेगा? तो ये ज़रूरी नहीं है कि सभी को फ़ायदा पहुंचेगा। तो कहीं ना कहीं ये दिक्कत क्रिएट करता है। मतलब आप समझ गए होंगे कि डेवलपमेंट जो है हमारे को ऐसे जनरली हमको लगता है, सामान्य रूप से हम देखेंगे तो ये सब कुछ हमको दे रहा है, हमको एनवायरनमेंट भी दे रहा है, हमारे को इकोनॉमी भी अच्छी दे रहा है, सब कुछ दे रहा है। लेकिन अगर हम पर्टिकुलर बात करें तो बहुत सी सोसाइटी ऐसी हैं जहाँ पर कुछ भी नहीं है, जहाँ पर बहुत सारी डिस्पैरिटीज़ हैं, जहाँ पर जो है डिस्क्रिमिनेशन होता है। तो कहीं ना कहीं जो है बहुत सारे लोगों को जो है अपनी जगह छोड़कर जाना पड़ता है, उनका डिस्प्लेसमेंट होता है। तो ये चीज़ें भी होती हैं। तो इसीलिए इस कॉन्सेप्ट को आप समझिएगा, इसीलिए ये कॉम्प्लेक्स है कि डेवलपमेंट इन जनरल एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इन पर्टिकुलर इज़ ए कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट यूज्ड इन सोशल साइंस। इसका सोशल साइंस में यूज़ किया जाता है। तो इसके अलावा इसके साथ एक जुड़कर क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि इसके ऊपर जो है, जो हमारा जो UNDP है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो हमारे HDI रिपोर्ट जारी करता है, उसका इसमें क्या रोल रहा है, इसको इस कॉन्सेप्ट के प्रति, इसके प्रति उसका क्या रोल रहा है, तो ये भी आपसे पूछ सकता है। तो पहले हम इसी के बारे में बात करते हैं, इस लाइन के बारे में, जो ये कुछ लाइंस दी हुई हैं। तो इस तरह से आपसे इन्वर्टेड कॉमा में से ये लाइन आ जाएगी और एक्सप्लेन करने को बोलेगा इस लाइंस को, तो आप बता सकते हो इजीली। अब हम उसको समझ लेते हैं एक बारी। इट इज़ कॉम्प्लेक्स बिकॉज फॉर एजेस इट वॉज थॉट दैट डेवलपमेंट इज सब्सटेंशिव concept and once it is achieved it will address all the socio cultural and environment ills of the society। देखो, ये एक बहुत कॉम्प्लेक्स है, जटिल है, बड़े लंबे समय से ये बहुत एक जटिल कॉन्सेप्ट रहा है, क्योंकि यही लोग सोचते आए हैं कि एक डेवलपमेंट क्या एक सब्सटेंशिव कॉन्सेप्ट है, यानी कि मतलब एक जो एक फिज़िकली आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हो, आप इंडस्ट्रियाँ लगा रहे हो, तो एक मतलब आप उसको सब्सटेंशिव मान रहे हो। तो एक इस तरह का कॉन्सेप्ट बहुत लंबे टाइम से इसको माना जा रहा है डेवलपमेंट को, और ये भी माना जाता है कि एक बार इसको अचीव कर लिया गया, वंस इट इज़ अचीव्ड इट विल एड्रेस, ये सभी की तरफ ध्यान देगा, चाहे वो सोशियो कल्चर हो, चाहे वो एनवायरनमेंट की बुराइयां हो, सभी सोसाइटीज़ की तरफ वो ध्यान देगा, यानी कि वो सबको इम्प्रूव करेगा। ये ऐसा माना जाता है। इसी को हम कॉम्प्लेक्सिटी बोलते हैं, कि ये माना जाता है कि डेवलपमेंट होगा तो समझ लीजिए सब चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी, एनवायरनमेंट भी अच्छा हो जाएगा, लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ जाएगी, हर किसी को खाना मिलेगा, हर किसी की जो बेसिक नीड्स पूरी हो जाएंगी। ये हम मान के चलते हैं डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट में। तो इसीलिए, लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है, इसीलिए इसको कॉम्प्लेक्स बोला जाता है। ठीक है, आगे देखिए। तो डेवलपमेंट हैज़ ब्रॉट
insignificant improvement in the quality of life in more than one way। देखो हम मान सकते हैं कि एक साइड बिल्कुल सही है कि कहीं ना कहीं ये क्वालिटी ऑफ लाइफ में इम्प्रूवमेंट लाता है, लेकिन किन की लाता है हम पहले भी बात कर चुके हैं कि बहुत छोटा एक स्केल है, मतलब एक चंक है पीपल्स का, उन्हीं को इसका बेनिफिट मिलता है और उन्हीं की जो है लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ता है। बाकी एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन जो है इससे वंचित रह जाती है, वो डिप्राइव रह जाती है। तो आगे देखते हैं। तो एक साइड तो ये सही लगता है कहीं ना कहीं, बट इंक्रीजिंग रीजनल डिस्पैरिटीज़, social inequalities, discrimination, deprivation, displacement of peoples, abuse of human rights, undermining human values and environment degradation have also increased। तो लेकिन इसके साथ साथ जो है जो रीजनल डिस्पैरिटीज़ बढ़ रही हैं, जो प्रादेशिक असमानताएं हैं, सोशल इनइक्वालिटीज़ हैं और डिस्क्रिमिनेशन है, डेप्रीवेशन है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पीपल, अब्यूज़ ऑफ ह्यूमन राइट्स, अंडरमाइनिंग ह्यूमन वैल्यूज़, तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट इश्यूज़, एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन, तो ये कहीं ना कहीं क्या है, ये बढ़ाते हैं। इसका जो दूसरा साइड हमको दिखाते हैं, तो हमने इसका पढ़ा भी था पहले भी, वन साइड जो है ना, तो ये दूसरा साइड हमको दिखाते हैं कि क्या रियल में यही डेवलपमेंट की बात हम कर रहे थे, जिससे इतनी सारी डिस्प्लेसमेंट हो रही है, लोगों को अपना घर छोड़कर जाना पड़ रहा है। इसके अलावा जो है बहुत सारी डिस्पैरिटीज़, जो रीजनल डिस्पैरिटीज़ ऐसे मानता है, और कहीं तो ज़्यादा अच्छी डेवलपमेंट होगी, बाकी सारा एरिया ऐसे का ऐसे रह गया, या फिर जो है एनवायरनमेंट बहुत सारे इशू हो रहे हैं, है ना, और लोगों के जो ह्यूमन राइट्स हैं वो कम होते जा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें भी हमको कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है कि अमीर वर्ग है उसके राइट्स का तो पूरा वो होता है, लेकिन जो पुअर में आते हैं, जो डिप्राइव्ड होते हैं, डाउन ट्रोडन होते हैं, उनके साथ बुरा बर्ताव होता है, उनके ह्यूमन राइट्स की बात नहीं की जाती। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें भी हमको देखने को मिलती हैं, और यही एक जनरल कॉन्सेप्ट था डेवलपमेंट का कि उसमें सभी को इंक्लूड किया जाएगा, सभी को एड्रेस किया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत सी चीज़ें जो हैं वो नहीं हैं ठीक से। तो आगे देखते हैं। कंसीडरिंग द ग्रेविटी एंड सेंसिटिविटी ऑफ द इशू इन्वॉल्व, the UNDP in its Human Development Report 1993 tried to amend some of the implicit biases and prejudice in the concept of development। तो देखो जो इसकी गंभीरता को देखते हुए, जो इतनी इस इश्यू को गंभीरता को देखते हुए, इस सेंसिटिविटी को देखते हुए, यानी कि आप देख सकते हो कि कितना सेंसिटिव इशू है, कि बहुत छोटे लोगों को तो बहुत मतलब उनकी स्टैंडर्ड लिविंग बढ़ रही है, लेकिन बहुत बड़े चंक की नहीं बढ़ रही है। तो एक बहुत सेंसिटिव इशू है, और देखते हुए इसी चीज़ों को देखते हुए जो UNDP है, उन्होंने जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट दी अपनी 1993, वो पूरी की पूरी इसी पर बेस्ड थी। उन्होंने क्या किया, अमेंड किया, संशोधन किया सम ऑफ द इम्प्लिसिट बायसेस, यानी कि कुछ जो इसमें जो मतभेद हैं और जो प्रिजुडाइज यानी कि पूर्वाग्रह हैं, उनके ऊपर उन्होंने बात की जो है इस रिपोर्ट के अंदर, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 1993। तो आपसे ये पूछा जा सकता है, कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट हो जाती है जो रिपोर्ट 1993 की है। अच्छा, इसमें क्या बात की गई? People participation and their security were the major issue in Human Development Report of 1993। तो इसमें पीपल्स का पार्टिसिपेशन, यानी कि हर व्यक्ति का हर फील्ड में पार्टिसिपेशन होना चाहिए और सभी को सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। तो ये मेजर इश्यूज से आगे देखते हैं। इट ऑल्सो एम्फेसाइज्ड ऑन प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटाइजेशन, इसके बारे में मैं पहले ही बता चुका हूँ, एंड इंक्रीजिंग एम्पावरमेंट ऑफ पीपल एज मिनिमम कंडीशन ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। तो ये बहुत मिनिमम कंडीशन बताई थी उन्होंने अपनी, कि भाई प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटाइजेशन, यानी कि प्रोग्रेस मतलब सभी की प्रोग्रेस होनी चाहिए, डेमोक्रेटाइजेशन मतलब सभी लोगों की, इसमें कोई भी वर्ग नहीं छूटना चाहिए, सभी के लिए जो है छोटे से छोटा व्यक्ति हो, सभी को सुधार मिलना चाहिए। तो ये होता है प्रोग्रेसिव डेमोक्रेसी, सभी को प्रोग्रेस मिलनी चाहिए, सभी की इकोनॉमी ग्रोथ होनी चाहिए, एंड इंक्रीजिंग एम्पावरमेंट, सभी को एम्पावर किया जाना चाहिए। तो ये दो मिनिमम कंडीशन है ह्यूमन डेवलपमेंट की 1993 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। आगे देखते हैं। द रिपोर्ट रिकॉग्नाइज्ड ग्रेटर कंस्ट्रक्टिव रोल ऑफ सिविल सोसाइटीज़ इन ब्रिंगिंग अबाउट पीस एंड ह्यूमन डेवलपमेंट। तो देखिए इसमें जो है सिविल सोसाइटीज़ जो हैं हमारी, उनका बहुत बड़ा रोल बताया गया है पीस एंड ह्यूमन डेवलपमेंट में, शांति लाने में और ह्यूमन डेवलपमेंट के अंदर। तो वो क्या है, देखिए द सिविल सोसाइटी शुड वर्क फॉर बिल्डिंग अप ओपिनियन फॉर रिडक्शन इन द मिलिट्री एक्सपेंडिचर। देखिए उनको काम करना चाहिए सिविल सोसाइटीज़ के ऊपर कि एक ऐसा विचार लेकर आए
आएँ, एक ऐसा ओपिनियन लेकर आएँ फॉर रिडक्शन ऑफ द मिलिट्री एक्सपेंडिचर की किसी भी देश को, किसी भी कंट्री को अपना जो मिलिट्री एक्सपेंडिचर है उसको कम करना चाहिए। डीमोबिलाइजेशन ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, मतलब जो इतनी जो मोबिलाइज़ कर रखी हैं, इतनी आर्म्ड फोर्सेस रखी जा रही हैं इस टाइम पर, उनको डीमोबिलाइज़ करना चाहिए, उनको भी कम करना चाहिए। ट्रांजिशन फ्रॉम डिफेंस टू प्रोडक्शन ऑफ बेसिक गुड्स एंड सर्विसेज, जो इतना डिफेंस सेक्टर में जो लोग इतना खर्च कर रहे हैं अपना पैसा, उसका ट्रांजिशन करना चाहिए, उसको बदलना चाहिए। और किस पर करना चाहिए? प्रोडक्शन के ऊपर, बेसिक नीड्स की जो चीज़ें हैं उनके प्रोडक्शन पे, एजुकेशन पे, हेल्थ पे, इन चीज़ों पर उनको बहुत ज़्यादा अपना जो है इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। एंड पर्टिकुलरली डिसआर्मामेंट एंड रिडक्शन इन द न्यूक्लियर वॉरहेड्स। तो जो अगर हम बात करें जो हमारा जो न्यूक्लियर वर्ल्ड है इस टाइम पर, तो इतने जो बॉम्ब्स बन रहे हैं, मिसाइल्स हैं, उन सब जो एक्सप्लोसिव केमिकल्स हैं उनकी तरफ ध्यान कम कर देना चाहिए। डिसआर्मामेंट मतलब बिल्कुल ही आप निशस्त्रीकरण हो जाओ, यानी कि अपने जितने भी आपकी जो मिसाइल्स हैं इनको आप मतलब डिफ्यूज़ कर दो, या फिर आप इसको यूज़ मत करो बिल्कुल भी। इसका जो है आप इलेक्ट्रिक में यूज़ कर सकते हो, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हो आप एटॉमिक पावर से, लेकिन आप इसका यूज़ जो है हथियारों के रूप में, शस्त्रों के रूप में मत करें। तो ये भी एक जो है काम वो कर सकते हैं, ऐसा ओपिनियन ला सकते हैं हमारी सिविल सोसाइटीज़ हैं। तो आपसे एक क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट की रिपोर्ट थी 1993 की, उसमें सिविल सोसाइटी का मतलब क्या रोल बताया गया था। तो आप ये भी बता सकते हो कि सिविल सोसाइटी का रोल क्या था, कि शांति और ह्यूमन डेवलपमेंट को लेके आना है। और वो कैसे लेके आना है, उसमें उन्होंने बताया था कि मिलिट्री की जो रिडक्शन की जाए, एक्सपेंडिचर है मिलिट्री में उसको रिडक्शन किया जाए, डीमोबिलाइजेशन किया जाए आर्म्ड फोर्सेस को, ट्रांजिशन किया जाए डिफेंस का जो प्रोडक्शन होता है उसको कम करके, जबकि बेसिक नीड्स का प्रोडक्शन बढ़ाया जाए। इसके अलावा जो है डिसआर्मामेंट एंड रिडक्शन इन द न्यूक्लियर वारहेड्स, जितने भी डिसआर्मामेंट मतलब होता है कि निशस्त्रीकरण, अपने शस्त्रों को त्याग दो, शस्त्रों को कम से कम कर दो, क्योंकि अगर किसी के पास शस्त्र नहीं होगा तो फिर कोई भी एक दूसरे को कोई पावरफुल नहीं दिखेगा, और फिर इस तरह के कुछ नहीं हमारे मतलब बुरी स्थिति नहीं बनेगी जो आज देखने को कई बार मिल जाती है। कुछ पावरफुल स्टेट्स जो है छोटी स्टेट्स के ऊपर अपना दबदबा दिखाते हैं, तो वो उससे कम हो जाएगा। और इसके अलावा जो है रिडक्शन इन न्यूक्लियर वॉरहेड्स, तो जितने भी न्यूक्लियर जो हमारे होते हैं एटॉमिक जो वॉरहेड्स, मतलब कि जो आप ये जो मिसाइल्स होते हैं, एक्सप्लोसिव केमिकल्स होते हैं, है ना, न्यूक्लियर वेपन्स, बॉम्ब्स, इन सब को आप जो है रिड्यूस कर दिए, इनको कम करना है। तो ये सब चीज़ जो है किसके लिए? बाय द डेवलप कंट्रीज़, क्योंकि डेवलप कंट्रीज़ के पास ज़्यादा है आजकल। ऐसा नहीं है कि डेवलपिंग कंट्रीज़ भी बहुत ज़्यादा हथियार इकट्ठे कर रही हैं। तो ये सारी काम कहीं ना कहीं सिविल सोसाइटी का भी होना चाहिए। तो ये ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 1993 कहती है, इन ए न्यूक्लियराइज्ड वर्ल्ड पीस एंड वेल बीइंग आर मेजर ग्लोबल कंसर्न। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी इस समय पर यही है कि शांति हो और वेल बीइंग हो, सभी का अच्छा हो, सभी का भला हो। तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अब इसमें देखो मैंने नीचे लिख भी दिया है कि रोल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 1993 इन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट एंड ह्यूमन डेवलपमेंट। तो ये अलग से भी पूछ सकता है आपसे, रोल क्या था, जो हमारा जो इतना जो कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट है डेवलपमेंट का, डेवलपमेंट इन जनरल एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इन पर्टिकुलर, इसमें क्या रोल रहा ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 1993 का। और आपसे ये भी पूछ सकते हैं सिविल सोसाइटी का ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग क्या रोल है। तो इस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं। देखिए आप कंप्लीट पढ़ के जाइए, पूरा पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी कहीं भी। अब इसी में जो है एक और जो टॉपिक आता है हमारा, वो क्या है? द न्यू माल्थ्यूसियन एनवायरमेंटलिस्ट एंड रेडिकल इकोलॉजिस्ट व्यूज़ रिगार्डिंग पॉपुलेशन एनवायरमेंट डेवलपमेंट इशू। तो जो हमारा जो टॉपिक ही है रिसोर्स, पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट, तो इसमें जो न्यू माल्थूसियन हैं उनका क्या व्यू है, जो एनवायरमेंटलिस्ट हैं और जो रेडिकल इकोलॉजिस्ट हैं, मतलब देखिए ये वो लोग हैं सभी जो एनवायरनमेंट के लिए बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, जिनको लग रहा है कि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, रिसोर्सेज कम होते जा रहे हैं, वो अपनी चिंता जाहिर कर रहे हैं। जैसे माल्थस ने किया था, जो रॉबर्ट माल्थस थे, हमने पहले भी फर्स्ट चैप्टर में जो है इसमें डिस्कस किया था 1798 में। उन्होंने बताया था कि जो हमारी पॉपुलेशन है वो ज्योमेट्रिकली बढ़ रही है और जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो अर्थमेटिकली बढ़ रहे हैं। यानी कि जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो
आप देखिए अर्थमेटिक मतलब होता है 1 2 3 इस तरह से कैलकुलेशन में बढ़ रहे हैं, जबकि ज्योमेट्रिकली यानी कि 2 4 8 16 32 इस तरह से डबल होते जा रहे हैं। तो ये चीज़ बताई थी मॉल्थस ने, और इस तरह से लोगों को चेताया था कि कहीं ना कहीं आप मतलब सभी देशों को संभल जाना चाहिए कि अपनी पॉपुलेशन को कम करना चाहिए ताकि रिसोर्सेज में बैलेंस हो। तो इसीलिए यही सारे विचारधारा जो रखते हैं, जो बहुत एक्सट्रीम सोचते हैं कि ये नहीं, इससे तो आने वाले समय में बहुत बुरा इफेक्ट देखने को मिलेगा, और जो नेचर दिखा भी रही है, आप लोग देख भी रहे हो कि कहीं ना कहीं ये इम्बैलेंस के कारण ही जो हमने नेचर को इतना इम्बैलेंस कर दिया है, इतनी पॉपुलेशन बढ़ गई है, तो बहुत ज़्यादा CO2 जो बढ़ रही है एनवायरनमेंट में। तो ये सारी चीज़ें किसका नतीजा है? ये इन्हीं चीज़ों का नतीजा है कि आज हम देख रहे हैं जो इतना इम्बैलेंस है इन तीनों चीज़ों में। तो इसीलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है टॉपिक। तो देखिए अब इसके अंदर हम पढ़ लेते हैं एक बारी। दे बिलीव दैट फॉर ए हैप्पी एंड पीसफुल सोशल लाइफ प्रॉपर बैलेंस बिटवीन पॉपुलेशन रिसोर्स इज़ ए नेसेसरी कंडीशन, कि एक अच्छी हैप्पी फुल और पीसफुल जो लाइफ है उसके लिए एक बैलेंस होना चाहिए पॉपुलेशन में, रिसोर्सेज में। तो ये एक नेसेसरी कंडीशन है। अकॉर्डिंग टू दीज थिंकर्स द गैप बिटवीन द रिसोर्स एंड पॉपुलेशन हैज़ वाइडेंड आफ्टर 18th सेंचुरी। तो उन्होंने कहा है कि 18th सेंचुरी के बाद जो है, कि जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन आया था उसके बाद से ही लगभग जो है ये बैलेंस जो है बिगड़ता जा रहा है कहीं ना कहीं। इस दौर में पॉपुलेशन भी बहुत तेज़ी से बढ़ी है, कहीं ना कहीं रिसोर्सेज भी बड़े हैं, लेकिन उसके कंपेरिजन में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ी है। देयर हैव बीन अ मार्जिनल एक्सपांशन इन द रिसोर्सेज ऑफ द वर्ल्ड in the last 300 years, but there has been a phenomenal growth in the human population। तो वही बात है कि एक्सपांशन बहुत मार्जिनल है रिसोर्सेज के केस में, जबकि पॉपुलेशन केस में बहुत ज़्यादा जो है ग्रोथ हुई है। डेवलपमेंट हैज़ ओनली कंट्रीब्यूटेड इंक्रीजिंग द मल्टीपल यूज़ ऑफ द लिमिटेड रिसोर्सेज ऑफ द वर्ल्ड while there has been enormous increase in the demand for these resources। देखो डेवलपमेंट के कारण ऐसा भी है कि हाँ, इससे अल्टरनेट हमारे बड़े हैं। ये भी कह सकते हैं कि हमारे पास जो हम जैसे हम बिजली चाहिए तो हम कोयले से भी बना रहे हैं, पानी से भी बना रहे हैं, एटॉमिक्स न्यूक्लियर चीज़ों से भी बना रहे हैं। तो ये तो ठीक है कि अल्टरनेट हमारे बड़े हैं, लेकिन इसके कंपैरिजन में जो हमारी डिमांड है वो एनॉर्मसली बड़ी है, बहुत ज़्यादा बढ़ गई है जो हमारी डिमांड है। इसके बाद देखिए Therefore, the prime task before any development activity is to maintain parity between population and resources। तो देखो हमारा सबसे प्राइम टास्क इसीलिए यही होना चाहिए कि जो मेंटेन करे पॉपुलेशन और रिसोर्स के बीच में, जो मेंटेन करे पैरिटी, मतलब कि समानता लेकर आए, एक समतुल्यता लेके आए, इक्वालिटी हो। तो इस चीज़ के ऊपर फोकस करता है जो हमारा प्राइम टास्क है, ठीक है। और आगे देखते हैं। स्कॉलर लाइक रॉबर्ट माल्थस वाज द फर्स्ट वन टू वॉइस हिज कंसर्न अबाउट द ग्रोइंग स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज एज कम्पेयर टू ह्यूमन डेवलपमेंट। मैंने आपको बताया कि रॉबर्ट माल्थस जो थे वो पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने इसके बारे में एक डर दिखाया था लोगों को कि भी हाँ, इस तरह से अगर होता रहा तो वो नेचर अपने तरीके से कंट्रोल करेगी। फिर मतलब फिर आपके देखने को मिलेगा, आपको अर्थक्वेक, आपको जो है नेचुरल कैलेमिटीज़ आएंगी, आपके जो पेंडेमिक्स फैल जाएंगे। तो ये उन्होंने पहले ही डरा दिया था, उस समय पर डरा दिया था 1798 में। तो आज कहीं ना कहीं ये बिल्कुल सही प्रूव हो रही है उनकी थ्योरी। तो आगे देखते हैं। अब देखो इसमें कुछ एपरेंट कॉन्ट्राडिक्शंस हैं बिटवीन पॉपुलेशन, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। देखिए कहीं ना कहीं जो ये हमने ऊपर जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि जो इम्बैलेंस हो रहा है रिसोर्सेज के बीच में, पॉपुलेशन के बीच में, कहीं ना कहीं ये बिल्कुल सही है और बहुत लॉजिकल भी लगता है, लेकिन इसका कॉन्ट्राडिक्शन भी है। कहीं ना कहीं इसका एक और फेज़ भी है, जो इसका क्रिटिकल फेज़ भी है, जो हमको समझना चाहिए। देखिए क्या है वो। तो रॉबर्ट माल्थस की बात हम कर चुके हैं। उन्होंने बताया था Apparently, this argument looks logical and convincing, but a critical look will reveal certain intrinsic flaws, such as resource are not a neutral category। तो देखिए कहीं ना कहीं ये कन्विंसिंग लगता है, जो अब बिल्कुल सही लगता है अगर हम इसको जनरल तरीके से सोचें तो बहुत सही लगता है। लेकिन एक और कॉन्सेप्ट जो है, एक और क्रिटिकल जो रिव्यू है इसका, अगर हम वो देखें तो वो क्या रिवील करता है कि जो इंट्रिंसिक फ्लॉज हैं, मतलब कि जो कुछ बेसिक दोष हैं इसके अंदर, वो क्या हैं। सच एज रिसोर्सेज नॉट ए न्यूट्रल कैटेगरी, कि रिसोर्सेज कोई एक न्यूट्रल कैटेगरी नहीं है, यानी कि ऐसा नहीं है कि रिसोर्सेज एक बार बन गए दोबारा बनेंगे नहीं, आगे रिसोर्सेज और आ नहीं सकते, कि बिल्कुल ख़त्म हो गए। देखिए कुछ रिसोर्सेज ऐसे हैं जो हमारे जो हैं
नॉन रिन्यूएबल हैं, यानी कि जैसे कोल है, पेट्रोलियम है, लेकिन ऐसा नहीं है कि और रिसोर्सेज नहीं बन सकते हैं। तो ये नहीं समझना चाहिए कि रिसोर्सेज मतलब जो है जितने हैं बस उतने ही हैं, वो और उसके बाद होंगे ही नहीं और ख़त्म हो जाएंगे, बिल्कुल ऐसा नहीं है। रिसोर्स जो हैं और भी बन सकते हैं, तो वो न्यूट्रल नहीं है कि बिल्कुल एकदम एक जगह पर नहीं है कि हाँ भाई इतने ही हैं बस, फिक्स नहीं है। तो ये एक कॉन्ट्राडिक्शन है कहीं ना कहीं कि हम सोच लेते हैं कि नहीं पॉपुलेशन तो बहुत बढ़ रही है, रिसोर्सेज बढ़ नहीं रहे हैं, लेकिन रिसोर्सेज भी बढ़ सकते हैं आने वाले समय में। तो ये भी एक व्यू है, एक अच्छा पॉइंट है। इट इज़ नॉट द अवेलेबिलिटी, देखिए अब आगे देखिए समझने की चीज़ें अब आगे आएंगी। इट इज़ नॉट द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज दैट इज़ इम्पॉर्टेंट एज देयर सोशल डिस्ट्रीब्यूशन। देखो ये इम्पॉर्टेंट नहीं है कि रिसोर्सेज कितने अवेलेबल हैं, इम्पॉर्टेंट ये है कि उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। देखिए डिस्ट्रीब्यूशन से आप समझ रहे होगे कि डिस्ट्रीब्यूशन मतलब ये नहीं हो कि बस केवल जो पावरफुल हैं, जो रिच हैं, उन्हीं के पास ज़्यादा रिसोर्सेज हों, जो पुअर हैं और जो 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 नहीं है इतने, जिनके पास इतने टेक्नोलॉजी नहीं है, उनके पास रिसोर्सेज ना ही बिल्कुल ना हो। तो दिक्कत यही आ रही है, असली दिक्कत यही है। देखो इस कॉन्सेप्ट का मतलब, कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब यही है कि रिसोर्सेज बहुत हैं हमारे पास और वो आने वाले समय में और भी हम बढ़ा सकते हैं, लेकिन जो मेजर प्रॉब्लम क्या है कि उसका डिस्ट्रीब्यूशन ढंग से नहीं हुआ है। उसको जो है पुअर, जो रिच हैं वो अपने पास ज़्यादा रखे हुए हैं उनको, और वो ज़्यादा और भी रिसोर्सेज बना रहे हैं, लेकिन जो जिनके पास टेक्नोलॉजी नहीं है, जो पुअर हैं, कहीं ना कहीं वो कंट्रीज़ जो हैं इस मामले में लैग कर रही हैं, वो पीछे रह रही हैं। तो रिसोर्सेज एवरीवेयर आर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो मतलब ये बात सही है कि रिसोर्सेज हर जगह पर है और वो अनइवनली है, मतलब हर जगह पर समान रूप से डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। लेकिन मेजर क्या है, उनका जो है डिस्ट्रीब्यूशन ढंग से नहीं किया गया है कि हाँ अगर वो सभी सोसाइटीज़ को दिया जाए तो उससे उसका बहुत अच्छे से बेनिफिट उठाया जा सकता है और ज़्यादा नुकसान भी नहीं होगा उस केस में हमारे एनवायरनमेंट को या फिर इकोनॉमी को। रिच कंट्रीज एंड पीपल have access to large resource baskets while the poor find their resources shrinking। देखो जितने भी अमीर कंट्रीज़ हैं उनके पास बहुत ज़्यादा एक्सेस है इन रिसोर्सेज के लिए, जबकि जो गरीब कंट्रीज़ हैं उनकी जो श्रिंकिंग हो रहा है, उनके रिसोर्स कम होते जा रहे हैं। Moreover, unending pursuit for the control of more and more resources by the powerful and use of the same for exhibiting one's prowess is the prime cause of कॉन्फ्लिक्ट। देखो क्या है कि जो अनएंडिंग परस्यू फॉर द कंट्रोल, देखो जो एक किस्म से जो तलाश है, अनएंडिंग मतलब कभी ना ख़त्म होने वाली जो तलाश है फॉर द कंट्रोल ऑफ मोर एंड मोर रिसोर्सेज, कि अपना जो है पूरा का पूरा कंट्रोल बना रहा है रिसोर्सेज के ऊपर बाय द पावरफुल। जो पावरफुल लोग हैं जो अपना पूरा का पूरा मतलब अपना ही रोल चाहते हैं, अपना ही कंट्रोल चाहते हैं हर तरह के रिसोर्सेज के ऊपर, तो उनकी तलाश जो है अनएंडिंग है, वो हमेशा से चलती रही है। एंड यूज़ ऑफ द सेम फॉर द एग्जिबिटिंग वंस प्रोज इज़ द प्राइम कोज। देखो और उसी का जो पावरफुल लोग हैं वो इसका अच्छे से यूज़ करते हैं और अपने आप को एग्जिबिट करते हैं, अपना प्रदर्शन करते हैं अपने स्किल्स का। प्रोज मतलब होता है कि अपने कौशल्स का, स्किल्स का, कि इस तरह से उन्होंने जो है रिसोर्सेज को खोजा है कहीं ना कहीं। इज़ द प्राइम कोज, ये सबसे बड़ा कोज है, क्योंकि देखो एक बहुत छोटी पॉपुलेशन, बहुत छोटा चंक ही जो है इन रिसोर्सेज को खोज रहा है और इन रिसोर्सेज के ऊपर पूरा कंट्रोल रखे हुए है। इसी का सबसे बड़ा कारण यही है, जो कॉन्ट्राडिक्शन है वो यही है कि बहुत कम पॉपुलेशन के पास मतलब बहुत कम रिसोर्सेज, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन के पास बहुत कम रिसोर्सेज हैं, जबकि बहुत कम पॉपुलेशन के पास बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज हैं। तो ये सबसे मूल कारण है इस कॉन्फ्लिक्ट का, जो कि जो है पॉपुलेशन, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट के बीच में जो चल रही है आज के टाइम पे। तो एक बहुत अच्छा पॉइंट है कॉन्ट्राडिक्शन। अगर कोई क्वेश्चन बनाना चाहे, अगर पेपर को थोड़ा सा ट्रिकी करना चाहे तो इस तरह क्वेश्चन डल सकते हैं, तो आप इसके ऊपर भी ध्यान दीजिएगा। कुछ नहीं है, बस मेन चीज़ें अंडरस्टैंडिंग अगर समझ में आ गया तो याद तो किया जा सकता है। आगे देखिए, अब है रोल ऑफ इंडियन कल्चर एंड सिविलाइजेशन टू द इशू ऑफ पॉपुलेशन, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। देखिए अब जो हमारा इंडियन कल्चर है और जो हमारी जो सिविलाइजेशन जो रही है, जो हमारी एंशिएंट सिविलाइजेशंस है, उनका क्या रोल रहा है पॉपुलेशन, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट के मामले में। तो ये एक अलग, देखो ये दिया आपकी बुक में एक ही पैराग्राफ में है, पूरा एक ही मतलब नोट बना रखा है पॉपुलेशन, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट का, लेकिन इसके अंदर अलग अलग जो चीज़ें निकल सकती हैं वो मैंने निकाल के आपको दिखाई हैं कि ये अलग अलग टॉपिक हैं, आपको इसके ऊपर अलग अलग ध्यान देना है, क्योंकि इकट्ठा अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं पजल हो जाओगे, लेकिन अलग अलग देखोगे तो आपको बहुत ईजी लगेगा। और अब ये आपको समझ में आ गया होगा पूरा का पूरा टॉपिक क्या था ये।
अब इसको एक बार लास्ट और देख लेते हैं, हमारा जो जो इंडियन कल्चर है, जो सिविलाइजेशन है, उनका क्या रोल है पॉपुलेशन, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट में। तो इंडियन कल्चर एंड सिविलाइजेशन हैव बीन वेरी सेंसिटिव टू द इशू ऑफ पॉपुलेशन, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट फॉर ए लॉन्ग टाइम। देखो हमारी जो जितनी भी एंशिएंट सिविलाइजेशंस हैं या जो भी हमारा कल्चर रहा है, जो एंशिएंट कल्चर रहा है, वो बहुत ज़्यादा कंसर्न था उनका पॉपुलेशन के ऊपर, रिसोर्स के ऊपर, डेवलपमेंट के ऊपर। देखो उस समय पर आप पहले याद कर लीजिए, पहले पॉपुलेशन बहुत कम हुआ करती थी। दूसरा जो रिसोर्सेज हैं वो बहुत अच्छा, उसका बहुत ज़्यादा एक्सट्रैक्शन नहीं होता था, बहुत कम एक्सट्रैक्शन होता था, बहुत ज़्यादा नेचर को नुकसान नहीं पहुँचाया जाता था। इसके अलावा उस समय पर जो है वो बहुत प्यार करते थे नेचर को, एक किस्म से वो नेचर को ही पूजा करते थे। तो ये चीज़ें थी एंशिएंट हमारा जो कल्चर रहा है। It would not be incorrect to say that the ancient scriptures were essentially concerned about the balance and harmony among the element of nature। तो ये बिल्कुल गलत नहीं होगा कहना कि ये जो हमारे एंशिएंट स्क्रिप्चर्स हैं, जितने भी हमारे धर्म ग्रंथ हैं, उन्होंने इसी के प्रति अपना कंसर्न दिखाया है कि जो ये पॉपुलेशन है, रिसोर्स है, एनवायरनमेंट है, इनमें बैलेंस होना चाहिए, इनमें हार्मनी होनी चाहिए। तो अगर ये सब चीज़ें रहेंगी तो बहुत अच्छा चलेगा, क्योंकि देखो जब इस तरह के रिलेशन होंगे तो सब बढ़िया से चलेगा। आगे देखिए, अब महात्मा गांधी का भी इसमें जो उनके जो व्यूज़ हैं वो इसमें आ जाते हैं और ये भी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। महात्मा गांधी इन द रिसेंट टाइम्स एडवोकेटेड द रीइंफोर्समेंट ऑफ द हार्मनी एंड बैलेंस बिटवीन द टू। देखो महात्मा गांधी का भी बहुत बड़ा रोल रहा है, उन्होंने भी जो है इसका जो है बहुत ज़्यादा एडवोकेट किया है, इसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, समर्थन किया है इसका, कि जो इस हार्मनी है, यानी कि जो तालमेल है, एक मधुर संबंध है, बैलेंस है ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट के बीच में, या आप कहिए रिसोर्स एंड डेवलपमेंट के बीच में, तो वो रीइंफोर्स करना चाहिए, उसको बढ़ाना चाहिए हमेशा। तो उन्होंने इसका समर्थन किया है, एडवोकेट किया उन्होंने इस चीज़ को। ही वॉज क्वाइट एप्रीहेंसिव about the ongoing development, particularly the way industrialization has institutionalized। तो देखो उन्होंने जो है अपना एप्रीहेंसिव होता है, अपनी एक चिंता जाहिर करी है अबाउट द ऑनगोइंग डेवलपमेंट, जो डेवलपमेंट इस समय पर हो रहा है, पर्टिकुलरली द वे ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। देखो अभी क्या हो रहा है, अभी सब जगह पे इंडस्ट्री लगती जा रही हैं, पेड़ पौधे जितने भी हैं जगह पर काट के, सब कुछ वन वगैरह काट के अब इंडस्ट्रियाँ ही लगाई जा रही हैं दूर दराज के एरियाज़ में, और छोटे मतलब बहुत सारे इंस्टीट्यूशन लगाए जा रहे हैं, और ये सभी के सभी किस पे बेस्ड है, प्रॉफिट पे बेस्ड हैं, सब के सब अपना प्रॉफिट देख रहे हैं, और मतलब बहुत ज़्यादा इनमें मॉरलिटी नहीं है, बहुत ज़्यादा एक इनमें स्पिरिचुअलिटी नहीं रही है। इस समय पर लोग हर कोई मेटरलिस्टिक वर्ल्ड की तरफ भागता ही जा रहा है बहुत तेज़ी से, पैसा 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 हो रहा है। तो ये चीज़ें क्या हो रही हैं, तो इन्होंने महात्मा गांधी की इसी के प्रति चिंता रही है कि पर्टिकुलरली द वे इंडस्ट्रियलाइजेशन हैज़ इंस्टीट्यूशनलाइज द लॉस ऑफ मॉरलिटी, स्पिरिचुअलिटी, सेल्फ रिलायंस, नॉन वायलेंस, म्यूचुअल कोऑपरेशन एंड एनवायरनमेंट। तो इस तरह से इन सभी चीज़ों के प्रति कि आपस में बहुत ज़्यादा सहयोग नहीं रहा है, एक दूसरे पर विश्वास नहीं रहा है, खुद पर विश्वास नहीं रहा है, हर कोई एक दूसरे पर डिपेंड हो चुका है, एनवायरनमेंट के ऊपर कोई एनवायरनमेंट की चिंता उनको थी। तो ये सारे जितने भी मुद्दे हैं जो महात्मा गांधी इनके प्रति एप्रीहेंसिव थे, उनके इसके प्रति उनकी चिंता थी। तो आपने ये देखा, आगे देखते हैं। इन हिज ओपिनियन austerity for individual, trusteeship of social wealth and non-violence are the key to attain higher goals in life of an individual as well as that of a nation। तो उनके विचार में जो ऑस्टेरिटी है, ऑस्टेरिटी मतलब क्या होता है कि कुछ नियम होते हैं, नियम कानून होते हैं, संयम होता है फॉर इंडिविजुअल्स। ट्रस्टीशिप यानी कि देखो ये भी एक कॉन्सेप्ट है, ट्रस्टीशिप का भी ये भी महात्मा गांधी ने दिया था कि इसमें जो है जो वेल्दी पीपल्स हैं, जो अमीर लोग हैं, वो एक ऐसी ट्रस्ट बनाएं और मिलकर जो है वो जो जनरल जो आम लोग हैं उनके वेलफेयर के लिए काम करें। तो ये भी उन्होंने ही एक कॉन्सेप्ट दिया था ट्रस्टीशिप का ऑफ सोशल वेल्थ, कि भाई सभी को उसका फ़ायदा मिले। एंड नॉन वायलेंस, तो ये सभी चीज़ें जो इन्होंने बताई है कि ऑस्टेरिटी फॉर इंडिविजुअल्स, ट्रस्टीशिप ऑफ सोशल वेल्थ एंड नॉन वायलेंस, ये तीन जो चीज़ें उन्होंने बताई थी आर द की टू अटेन हायर गोल्स इन द लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल एज वेल एज दैट ऑफ अ नेशन। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मेन लक्ष्य है हमारी ज़िंदगी का और हमारे नेशन को एक अच्छा बनाने के लिए। अब देखो उन्हीं के जो व्यूज़ हैं, महात्मा गांधी के ही व्यू हैं, इन सब में देखने को मिलते हैं। हिज व्यूज़ वर ऑल्सो री इकोड इन द, री इकोड होता है कि मतलब
झलकते हैं, प्रतिध्वनित होते हैं इन सभी चीज़ों में। महात्मा गांधी के व्यूज़ जो हैं इन सभी में झलकते हैं। कहीं जो ये है क्लब ऑफ रोम की रिपोर्ट है लिमिट टू ग्रोथ 1972, और शूमेकर की बुक है स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल 1974, ब्रुटलैंड कमीशन की रिपोर्ट है आवर कॉमन फ्यूचर, एजेंडा 21 रिपोर्ट ऑफ द रियो कॉन्फ्रेंस 1993। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये कहीं ना कहीं आपको सस्टेनेबिलिटी पर जोर देती दिखेंगी कि पॉपुलेशन और रिसोर्स के बीच में बैलेंस होना चाहिए, एनवायरनमेंट के ऊपर जोर दिया जाएगा। ये तीनों, ये सभी चीज़ें जो हैं, कभी जितने भी आप जो लिमिट टू ग्रोथ ले लीजिए वो भी रिसोर्स के ऊपर ही और पॉपुलेशन के बैलेंस पे बात करता है। शूमेकर की जो बुक है वो भी इसी के ऊपर बात करते हैं, सस्टेनेबिलिटी पे बात करती है। ब्रुटलैंड की जो रिपोर्ट है आवर कॉमन फ्यूचर, मतलब सभी का फ्यूचर है, उसमें एनवायरनमेंट के बारे में बात की गई है, रिसोर्सेज के बैलेंस के बारे में बात की गई है। एजेंडा 21 है ये जो अभी क्लाइमेट चेंज हो रहा है और जितना जो इम्बैलेंस बढ़ता जा रहा है वो भी इसी के बारे में। तो सब के सब ये जो है कहीं ना कहीं जो है हमारी बैलेंस की बात करते हैं रिसोर्स डेवलपमेंट एंड पॉपुलेशन के बीच में, पॉपुलेशन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट के बीच में। तो ये था आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है आज, और इसको आप अच्छे से देखिएगा। बाकी मुझे नहीं लगता कहीं दिक्कत आएगी, फिर भी कोई दिक्कत आई है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो मुझे। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।